नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक ऐसी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हेडलाइन की तह तक जाएंगे जिसके पीछे कूटनीतिक और आर्थिक समीकरणों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। वो हेडलाइन है जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी की संभावित धमकी। असल में इस एक खबर ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है और दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों को हिला कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका अपने सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों का साथ छोड़ने की धमकी क्यों दे रहा है। सच कहा जाए तो ये मामला सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है। इस उलझे हुए वैश्विक संघर्ष की पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इसकी कई परतों को हटाकर देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ जिसने इन पुराने सहयोगियों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। तो इस चर्चा में हम 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। शुरुआत होगी मौजूदा सैनिकों की वापसी की धमकी से, उसके बाद अमेरिका और ईरान के कूटनीतिक टकरावों पर नजर डालेंगे, फिर जर्मनी के बढ़ते आर्थिक संकट, अमेरिकी सैन्य अड्डों के इतिहास और आखिर में बिना अमेरिका के यूरोप की संभावना पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सैनिकों की वापसी की धमकी। यहां सबसे अहम आंकड़ा है 5,000। जी हां, अमेरिका ने हाल ही में जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने की सीधी धमकी दी है। और बात सिर्फ जर्मनी की नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही चेतावनियां इटली और स्पेन जैसे अन्य यूरोपीय देशों को भी दी गई हैं। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ये सैनिक यूरोपीय सुरक्षा की रीढ़ रहे हैं। और ये कोई साधारण सी कूटनीतिक चेतावनी नहीं थी। ये धमकी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की तीखी आलोचना के साथ आई। अमेरिका की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ था कि अपनी टूटती हुई अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है तो बेहतर होगा कि चुप रहा जाए। ये कड़ा बयान अपने आप में दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट किस हद तक बढ़ चुकी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अमेरिका और ईरान के बीच का कूटनीतिक टकराव। आइए देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने पुराने सहयोगियों के बीच इस कूटनीतिक विस्फोट को जन्म दिया। हुआ कुछ यूं कि अप्रैल में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जेडी वेंस के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी थी। लेकिन पहले दौर की ये बातचीत पूरी तरह फेल हो गई। इसके बाद ईरान ने दूसरी बार अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने से साफ मना कर दिया। नतीजा, अमेरिका को अपना डेलीगेशन ही रद्द करना पड़ा। इस पूरी घटना पर जर्मन चांसलर मर्ची ने तंज कसते हुए कह दिया कि ईरान ने अमेरिकी नेतृत्व का सरेआम अपमान किया है, और बस इसी एक बयान ने आग में घी का काम किया। तीसरा हिस्सा, जर्मनी का बढ़ता हुआ आर्थिक संकट। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी की निराशा सिर्फ इन बयानों या कूटनीति तक सीमित नहीं है। इसकी असली जड़ें एक बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर बहुत ज्यादा निर्भर था। सब कुछ सुचारू था, लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका के भारी दबाव में यूरोप को रूसी ऊर्जा छोड़नी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी को अमेरिका और खाड़ी देशों पर निर्भर होना पड़ा, जहां से सप्लाई बेहद अस्थिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। और जब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान का तनाव बढ़ा तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि दर आधी रह गई है। जर्मनी को अगले 4 सालों तक रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लेना पड़ेगा। उर्वरक और खाद्य सुरक्षा तक खतरे में आ गई है। और तो और, लुफ्थांसा जैसी विशाल एयरलाइन को भी महंगे फ्यूल की वजह से अपनी उड़ानों में कटौती करनी पड़ रही है। इस नुकसान का वित्तीय आंकड़ा सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। यूरोपीय संघ के नेतृत्व का अनुमान है कि उन्हें हर दिन करीब 500 मिलियन यूरो का नुकसान हो रहा है। जर्मन वित्त मंत्री इस भारी नुकसान के लिए सीधे तौर पर अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे उनके अनुसार एक गैर जिम्मेदाराना संघर्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि ये युद्ध उनका है ही नहीं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत यूरोपीय अर्थव्यवस्था चुका रही है। चौथा हिस्सा, अमेरिकी विदेशी सैन्य अड्डों का इतिहास। सैनिकों को हटाने की इस धमकी का असली वजन समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान और जर्मनी जैसे पराजित देशों के सामने एक शर्त रखी थी, सेना न बनाने के बदले सुरक्षा का वादा। इसी वादे के तहत वहां बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए, जो आज दशकों बाद भी मौजूद हैं। आज भी जापान में लगभग 53,000 और जर्मनी में 33,000 से 36,000 के बीच अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। लेकिन आज की तारीख में जर्मनी सिर्फ एक होस्ट देश नहीं है,
ये पूरे यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक बहुत बड़ा सेंट्रल हब है। विस्बाडन में अमेरिकी सेना का यूरोप और अफ्रीका मुख्यालय है। लैंडस्टूल में उनका सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल है और ग्रेफेनवॉहर में सबसे बड़ा यूरोपीय ट्रेनिंग एरिया है। यानी ये बुनियादी ढांचा न केवल यूरोप को नाटो की सुरक्षा देता है, बल्कि खुद अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये कोई एक तरफा एहसान नहीं है। और अब आखिरी हिस्सा, क्या भविष्य का यूरोप अमेरिका के बिना होगा? इन सब धमकियों और तनाव के बीच यूरोपियन नेताओं के अंदर एक नई और काफी उत्तेजक चर्चा ने जन्म ले लिया है। लगातार होते आर्थिक नुकसान से परेशान होकर जर्मन चांसलर मर्ज जैसे नेता अब खुलेआम एक बड़ा कदम उठाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वैश्विक शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करने के लिए अब वे अपनी खुद की सेना का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, वो भी अमेरिका के बिना। ये बयान साफ इशारा करता है कि यूरोप की निर्भरता अब कम हो रही है। तो जैसे जैसे कूटनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं और आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये विवाद एक पूरी तरह से स्वतंत्र यूरोपीय रक्षा नीति की नींव रख रहा है? क्या हम सच में एक पोस्ट अमेरिकन यूरोप की शुरुआत देख रहे हैं, जहां यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएगा? ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।